हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम स्टैटिक बैंकिंग हैंडआउट का सेकेंड पार्ट करेंगे। उसके पहले प्लीज़ गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो लास्ट टाइम हमने कॉर्पोरेटिव बैंक्स तक कर लिया था, आज हम उसके आगे करेंगे यानी कि डेवलपमेंट बैंक से शुरू करेंगे। तो डेवलपमेंट बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ पिवटल रोल इन प्रोवाइडिंग टारगेटेड financial assistance and support to specific sectors of the economy with the primary aim of fostering economic growth and development। देखिए इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि डेवलपमेंट बेसिकली जो बैंक होते हैं वो स्वयं बैंकिंग काम नहीं करते हैं, वो एक तरीके से अन्य बैंक जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबी, कॉर्पोरेटिव बैंक, इन सबको सपोर्ट करते हैं जिससे कि किसी इकोनॉमिक सेक्टर, जो इकोनॉमी के जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उनको ग्रोथ मिल सके। फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड जो है वो आरआरबी को सपोर्ट करता है, नाबार्ड आरआरबी को फाइनेंस करता है और फिर वो फर्दर रिफाइनेंस किया जाता है किसको, एग्रीकल्चर्स, मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फार्मर्स को। उसी तरीके से एक्सिम बैंक होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करता है, एमएसएमई को प्रमोट करता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट बैंक बेसिकली नाबार्ड, एक्सिम, ये सब इसी के लिए होते हैं, या आईडीबीआई जो आपका था। फिर दीज बैंक्स आर डिजाइन टू केटर टू द यूनिक फाइनेंशियल नीड्स ऑफ की सेक्टर्स विच मे नॉट बी एडिकेटली एड्रेस्ड बाय कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल। जो मैंने बताया वही चीज़ है कि बेसिकली वो अन्य बैंकों की तरह बैंकिंग जैसी नेफ्ट आरटीजीएस नहीं करते डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ना इंडिविजुअल कस्टमर्स डील करते हैं, बेसिकली वो फर्दर बैंक्स को फाइनेंस करते हैं जिससे कि बैंक्स आगे उस स्पेसिफिक सेक्टर जो इकोनॉमी का है उसको ग्रोथ दे सके। डेवलपमेंट ऑपरेट्स विद डेवलपमेंट मैंडेट एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सामाजिक और अर्थव्यवस्था के रूप से जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से डेवलपमेंट बैंक कार्य करते हैं। तो दो प्रोमिनेंट बैंक कौन से हैं, एक तो नाबार्ड और एक एक्सिम, ये डेवलपमेंट बैंक है। अब पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 अंडर नाबार्ड एक्ट। तो नाबार्ड एक्ट 1982 में नाबार्ड एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल तरीके से कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सके। इट emerged as a result of the merger of two institutions, the Agriculture Credit Department and the Rural Planning and Credit Cell of the RBI। तो बेसिकली ये नाबार्ड की हिस्ट्री है। ठीक है, कि दो मेन इंस्टीट्यूशंस थे उस समय के 1982 में। पहला था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और दूसरा रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मिलाकर, आरबीआई के दो डिपार्टमेंट्स थे, उनको मिलाकर के नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड्स रोल इज पिवटल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर एंड इट्स फंक्शंस एज की फैसिलिटेटर बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स इन दिस सेक्टर। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर यानी कृषि और रूरल सेक्टर यानी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए कार्य करता है। बेसिक फंक्शंस क्या क्या है नाबार्ड के, पहला तो रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग। नाबार्ड जो है वो एक रीफाइनेंस प्रोवाइडर है कोऑपरेटिव बैंक्स को, आरआरबीज को और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो कि बदले में कृषि क्षेत्र से संबंधित जो किसान हो गए, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इन सबको फैसिलिटेट करता है, इन सबको क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इनोवेशन। नाबार्ड एनकरेज करता है इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए, किसमें, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट्स को जैसे कि वाटरशेड डेवलपमेंट का हो गया, या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, या फार्म मैकेनाइजेशन यानी कि फार्म्स में मशीनों का उपयोग, इन सब प्रोजेक्ट को ये सपोर्ट करता है फाइनेंस के द्वारा। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, नाबार्ड एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए। ये एक तरह से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करता है, किसके लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए और रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसमें आरआरबी भी आता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नाबार्ड फाइनेंस करता है किसको और प्रमोट करता है किसको, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि ग्रामीण सड़कें जो हो गई, या इरिगेशन सिंचाई संबंधित प्रोजेक्ट जो हो गए, या रूरल वेयर हाउसेज हो गए, ये जो इन सबको इम्प्रूव करने में, जिससे कि ओवरऑल जो कृषि की उत्पादकता है और जो उसकी मार्केट एक्सेस है यानी कि जो मार्केट लिंकेज है उसको बढ़ाया जा सके और जो किसान है उनको मुनाफा दिया जा सके। माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोशन, नाबार्ड सपोर्ट करता है किसको, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और साथ ही साथ प्रमोट करता है किसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फॉर्मेशन के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको वित्तीय समावेशन में लिया जा सके और उनको और एम्पावर किया जा सके। फार्मर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नाबार्ड इंप्लीमेंट करके आता है विभिन्न प्रकार की जो किसान संबंधित जितनी भी किसान केंद्रित जो इनिशिएटिव्स हैं उन सबको, साथ ही साथ एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे कि किसान एक कलेक्टिव तरीके से आगे बढ़ सके और मार्केट से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सके, मतलब मार्केट से जुड़ सकें। देखिए खेती करने के बाद किसान का जब प्रोडक्ट बिकता नहीं है तो प्रॉब्लम होती है, उसी के लिए एफपीओ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ उसी के लिए की जाती हैं।
अब आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक पर। तो एक्सपोर्ट जैसे नाबार्ड बना था 1982 में, वो भी ये भी 1982 में ही था, ठीक है। वो आपका नाबार्ड एक्ट के थ्रू बना था और आरबीआई के दोनों डिपार्टमेंट्स को मिलाकर बना था। तो एक्जिम बैंक का बेसिकली काम क्या है, एक्जिम बैंक का जो मेन है, ये एक स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। किस लिए? इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ यानी उनके विकास के लिए। तो बैंक जो है वो बेसिकली एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, जिससे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बढ़ावा मिल सके, जिससे कि ओवरऑल जो ट्रेड है वो डेवलप हो सके और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जो भारत का है इंटीग्रेशन बेटर हो सके। तो इनके मेन फंक्शंस क्या क्या है एक्जिम बैंक के? पहला है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। एक्जिम बैंक प्रोवाइड्स वेरियस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स इंक्लूडिंग प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग। देखिए एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का काम एक्जिम बैंक करता है। इसमें कई काम है, जैसे कि प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। देखिए जब ऐसा होता है, आप जैसे आप इसको छोटा एग्जाम्पल समझिए, आपने घर के पास से कहीं दुकान से सामान ला रहे हैं, तो आप अगर उधार पर ले रहे हैं तो महीने में एक बार उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल उसका तो जो, अगर वो आपको रोज 100 रुपये का सामान दे रहा है तो महीने में 3,000 रुपये एक आदमी के पास उसका फंस गया है, तो उसको वो रोल ओवर के लिए पैसा चाहिए ना। उसी तरह से जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है तो एक्सपोर्ट करने के लिए यही चीज़ करोड़ों में हो जाती है। तो उसमें क्या है, इतना पैसा किसी भी कंपनी के पास कैसे होगा? तो ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के उद्देश्य से एक्जिम बैंक कई तरह से प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे आपने कुछ एक्सपोर्ट किया किसी कंपनी ने, उसमें कुछ लॉस हो गया, तो उस पर्पज से एक्सपोर्ट बैंक, ये एक्जिम बैंक जो है ये क्रेडिट इंश्योरेंस भी देता है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंट भी करता है। रीडिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का बिल है, 95 रुपीज़ फेस वैल्यू पे ले लिया गया और बाद में 100 रुपीज़ ये रिकवर करता रहेगा, लेकिन जो मतलब एक्सपोर्टर है उसको 95 रुपीज़ तुरंत मिल गया। आप समझ गए, 100 करोड़ का बिल था, 95 करोड़ मिल गया, भले उसको 5% का नुकसान हुआ, लेकिन उसको वो पैसा तुरंत फ्री हो गया, तो वो आगे के बिजनेस के लिए उसको यूज़ कर सकता है। इसको बोलते हैं रीडिस्काउंटिंग। ये रीडिस्काउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। Overseas investment and lines of credit. Exim Bank extends line of credit to overseas buyers to promote Indian exports. It also supports Indian companies' overseas investment and business expansion. अब देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट देता है एक्जिम बैंक। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल इंडिया ने मान लीजिए किसी अफ्रीकन कंट्री को, अक्सर लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया देता रहता है, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, करंट अफेयर्स में। सपोज किसी कंट्री को इंडिया ने 100 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, तो लाइन ऑफ क्रेडिट देने का मेन फायदा क्या है? एक तो इस लाइन ऑफ क्रेडिट पे एक बेयर मिनिमम ब्याज होगा, मतलब एक इंटरेस्ट रेट होगा, सपोज 1%, आधा परसेंट, 2%, कुछ भी हो सकता है। तो 100 करोड़ पर उसके 1% का ब्याज मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये शर्त होती है कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट किस पर्पज से यूज़ होता है? एक्सपोर्ट पर्पज से, मतलब कि इसमें इंडिया का ही सामान वो लोग खरीदेंगे, ये शर्त होती है। इसीलिए मतलब हम ही पैसे दे रहे हैं और हम ही से सामान ले लो और धीमे धीमे वापस कर देना। उससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है और अच्छे संबंध बनते हैं पड़ोसी देश से। तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह से डिप्लोमेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा HAL वगैरह के जो जहाज होते हैं वो ज़्यादातर जब बाहर किसी कंट्री को बेचे जाते हैं तो उसमें लाइन ऑफ क्रेडिट हमेशा दी जाती है, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता ना हर कंट्री के पास कि आपसे चीज़ें परचेज कर सके। Project financing. The bank offers financial support to Indian companies undertaking overseas projects such as construction, turnkey projects and infrastructure development. तो ये जो एक्जिम बैंक है ये इंडियन कंपनीज को हेल्प करता है ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के लिए। अब ओवरसीज प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? ओवरसीज मतलब हो गया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NPCI है, ठीक है। NPCI ने मान लीजिए कुछ बनाया अपना, NPCL सॉरी, अगर उसने मान लीजिए कोल बनाया, कुछ भी बनाया, या कोई भी अंबानी की कंपनी या अडानी की कंपनी है, अगर वो बाहर कहीं देश में कोई सेटअप करना चाहती है कोल मेकिंग के लिए या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि मतलब इंडिया में है और उसमें इनकम जनरेट हो सकती है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? ओवरसीज प्रोजेक्ट बोलेगा। ज़्यादातर इसमें रिक्स संबंधित काम होता है, ठीक है। जैसे आपको ऑयल रिक्स वगैरह जो होती हैं वो उसमें काम ज़्यादा होता है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट बाहर डेवलप करेंगे तो उसको बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो वो प्रोजेक्ट कौन फाइनेंस करते हैं? एक्जिम बैंक फाइनेंस करते हैं। इससे भी देश की इकोनॉमी बेटर होती है, संबंध बेटर होते हैं और ओवरऑल इनकम होती है इसमें, इसलिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम भी एक्जिम बैंक करता है। ट्रेड फाइनेंस एंड गारंटी. Exim Bank provides various trade finance instruments like letter of credit, guarantees, and export credit insurance to facilitate सिक्योर एंड स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक्जिम बैंक क्या करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC, बैंक गारंटीज यानी BG, इसके अलावा एक्सपोर्ट जो क्रेडिट क्या है उसका इंश्योरेंस, ये सब भी फैसिलिटेट करता है. एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स. एक्जिम बैंक कंडक्ट्स रिसर्च एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स एंड प्रमोट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन दीज मार्केट. तो ये एक्सपोर्ट संबंधी जितने प्रमोशन इनिशिएटिव्स होते हैं उनको भी लेता है, उससे पार्टिसिपेट करता है और ओवरऑल बिजनेसेस को ग्रोथ देता है.
export import data and market intelligence. The bank offers valuable export import data and market intelligence to help Indian exporters and importers make informed business decision. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब एक्सिम बैंक हर चीज़ में इन्वॉल्व है तो इसके पास एक कंप्लीट डेटा सेट है। तो कुल मिलाकर कि किसी भी नए प्लेयर को या कि एग्जिस्टिंग प्लेयर को, सपोज कोई प्लेयर है, वो कहता है, कोई बिजनेस है, सपोज वो कॉटन एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इसका पूरा डेटा एक्सिम बैंक के पास है, तो एक्सिम बैंक उसको बता सकता है कि भाई देखिए, ऑलरेडी इंडिया इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, इतना इंपोर्ट कर रहा है, उसमें इतना फायदा हो रहा है कॉटन संबंधी। तो क्या होगा, उस बिजनेस या उस कंपनी को कॉटन का पूरा डेटा मिल गया। अब वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है इस बात पे कि उसे वो काम करना है कि नहीं करना है तो किस रेट पर करना है, किसके साथ करना है, किस कंट्री में करना है, कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, या उससे बेटर करने के लिए क्या करना है। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए उसको जो डेटा मिलेगा वो कहाँ से मिल जाएगा, एक्सिम बैंक की हेल्प से। Both NABARD and Exim Bank play vital roles in fostering economic development, promoting financial inclusion and supporting specific sectors critical to India's growth story. कुल मिला के भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए नाबार्ड और एक्सिम बैंक मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम नहीं करते तो अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। Through their specialized focus and strategic initiatives, these development banks contribute significantly to the overall socio-economic progress of the country. Overall ग्रोथ में काम करते हैं। अब आते हैं ECGC पे। ECGC क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी हम लोग देखिए एक्सपोर्ट गारंटी इंश्योरेंस के बारे में, क्रेडिट इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा जाए तो एक तरह से कुछ ये वैसा ही है। तो ये क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ECGC इज नॉट अ बैंक बट अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये बैंक नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन किया गया एक इंस्टीट्यूट है जो कि वित्त संबंधित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957 टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इसका बेसिक काम क्या है? ये 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन काम क्या था? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। ये समझ लीजिए कि यहाँ से कोई सामान बाहर जा रहा है, कोई कंपनी अपना 100 करोड़ का माल अगर बाहर भेज रही है, और यदि मान लीजिए यूजुअली बाय शिप ये सब चीज़ें होती हैं, तो बाय शिप अगर हो रहा है और समुद्र में अगर कोई होनी हनोनी हो गई और अगर उसका माल डूब गया या खराब हो गया या जब तो कुछ व्हाट्स एवर रीजन, या रास्ते मान लीजिए वेदर खराब हो गया, पूरा जहाज ही डूब गया, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस के माध्यम से, जिससे कस्टमर को या बिजनेस को लॉस ना हो। Key points about ECGC. Export credit insurance. ECGC provide export credit insurance to Indian exporters to protect them against the risk of non-payment or delayed payment by overseas buyers. तो बेसिकली ये प्रमोट करता है किस चीज़ को? आपका कहीं से पेमेंट नहीं आ रहा है या डिले हो रहा है पेमेंट में, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? ECGC. Credit risk mitigation. The export credit insurance offered by ECGC help exporters minimize the risk of losses arising from commercial and political factors. सपोज अभी आप यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई सामान भेजा था आज से 2 साल पहले और वो यूक्रेन जा रहा था, लेकिन जब बाय द टाइम वो सामान वहाँ पहुँचा तब तक वहाँ पे वॉर शुरू हो गई। आपका सामान वहाँ पहुँच गया लेकिन वहाँ वॉर शुरू हो गई, तो पेमेंट तो आपका नहीं आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल फैक्टर्स या वॉर सिनेरियोज। तो इस केस में भी कौन इंटरवीन करेगा? ECGC, जिससे कि जो ओवरऑल जो इंडियन बिजनेस है उसको लॉस ना हो। Coverage and policies. ECGC offers various export credit insurance policies that cover both short term and long term export transaction. तो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, अगर किसी प्रकार का माल बाहर जा रहा है, निर्यात हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन में सपोर्ट और कवरेज कौन देगा? ECGC. Trade information services. ECGC provides valuable trade information and insights to the exporters, helping them identify potential markets and make informed business. फिर से वही बात है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक था, एक्सिम बैंक था, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी डेटा देता था, उसी प्रकार से व्यापार संबंधी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो वो सारी चीज़ें कंसोलिडेट करके इस डेटा को ECGC के पास रहेगा और वो बिजनेसेस को देती है, जिससे कि वो लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। Exporter Development Program. ECGC conducts various exporter development program to educate and सपोर्ट एक्सपोर्टर्स इन अंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये हर प्रकार के डेवलपमेंट ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं जिससे कि, या वर्कशॉप्स करते हैं जिससे कि बिजनेसेस को इस बात की समझ आ सके कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस का काम क्या और हेल्प ले सकें। एक्सपोर्ट प्रमोशन बाय सेफगार्डिंग एक्सपोर्टर्स फ्रॉम क्रेडिट रिस्क, ECGC एनकरेजेस इंडियन बिजनेस टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स एंड एक्सपैंड देयर एक्सपोर्ट। तो कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर रहे हैं कैसे? जब आपको अपने पैसे खोने का डर नहीं है, आपको क्रेडिट ये लॉस होने का डर नहीं है, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उसमें ECGC हेल्प करता है। गवर्नमेंट सपोर्ट. ECGC operates under the administrative control of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ECGC काम करता है.
ECDC is financially strong and well capitalized to meet its obligation to exporter. मतलब भर का पैसा है इनके पास और अपने obligations खुद ही मीटअप कर लेते हैं. ECDC plays a crucial role in supporting and promoting India's export sector by offering credit risk protection and trade related services to exporter. आप समझ चुके हैं, क्रेडिट रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और व्यापार संबंधी जो भी सर्विसेज होती हैं उन सबको एक्सपोर्टर को प्रदान करता है. अब आते हैं एनबीएफसी पे. एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. कुल मिला के समझ लीजिए एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी, सॉरी ये ऐसी फाइनेंशियल कंपनी होती है जो बैंकिंग संबंधी नहीं होती हैं लेकिन फाइनेंशियल होती हैं. तो एनबीएफसीज आर फाइनेंशियल दैट ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज सिमिलर टू बैंक्स बट दे डू नॉट होल्ड अ फुल बैंकिंग लाइसेंस. ठीक है, इनके पास ये आप जैसे आप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती है ना, भारतीय माइक्रो हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, उसी तरह से होता है. तो एनबीएफसी फुल बैंक की तरह कार्य करते हैं लेकिन इनका बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है. ठीक है, these entities provide services such as loans, advances, leasing, hire, purchase, investment. NBFC complements the efforts of banks by catering to the financial needs of underserved areas and segments. अब ऐसे समझिए, जैसे अगर आप एक सर्विस क्लास पर्सन है तो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएंगे आपको तुरंत हाउस लोन मिल जाएगा. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है और ऑटो रिक्शा चलाता है, अब उसको तो बैंक इतनी आसानी से लोन नहीं देगा क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट नहीं है. तो वो कहाँ जा सकता है? एनबीएफसी में जाता है. उसको एनबीएफसी कोई 50 लाख का लोन नहीं देगा, लेकिन जितनी उसकी इनकम है उस हिसाब से एनबीएफसी उसको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का एक लोन दे करके जिससे अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट कर सकते. तो जो अंडर सर्व्ड एरिया है या अनसर्व्ड अनबैंक्ड एरिया है उसकी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरा करता है? एनबीएफसी करता है. वो लोन दे भी सकता है, हायर परचेज कर सकता है, लीजिंग सब कुछ कर सकता है. दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एनहांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये कुल मिलाकर देश का जो वित्तीय समावेशन है उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. अब आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज पे. इंश्योरेंस कंपनीज एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में. कैसे प्ले करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के जो बीमा उत्पाद हैं वो इंडिविजुअल्स को और बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं. इसमें क्या क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं. इंश्योरेंस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? पॉलिसी होल्डर्स को. किससे? जिससे कोई भी अनफॉर्सिन रिस्क अगर उसकी लाइफ में आता है तो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ना बिगड़े, कुल मिलाकर उसके पास पैसा बना रहे उसके या उसकी फैमिली के पास. म्यूचुअल फंड्स आर investment vehicle that pool funds from multiple investors to create a diversified portfolio of securities. इसको साधारण भाषा में समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड ये है कि कई लोगों ने अपने पैसे एक जगह डाले, अब उसमें फायदा हो या नुकसान हो कुछ भी हो, ओवरऑल फायदा सब में बांटा जाएगा. ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसीलिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. शेयर होता है ये भी एक तरह से, ये भी अल्टीमेटली मार्केट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बेहतर सेव है और इसीलिए आपको कम नुकसान होता है, मतलब नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है. मैनेज बाय पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स ऑफर एन एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल वे ऑफ इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल मार्केट एंड अचीव पोटेंशियल रिटर्न्स. तो ये कुल मिलाकर ये सेफ तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका है. स्टॉक एक्सचेंज आर ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स वेयर सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स आर बॉट एंड सोल्ड. तो स्टॉक मार्केट का क्या होता है? ये इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरह के हमने पढ़े थे पहले भी, अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको. स्टॉक मार्केट का काम क्या होता है? सिक्योरिटीज और शेयर्स, बॉन्ड्स आदि को खरीदना बेचना, ये सारा काम स्टॉक मार्केट में होता है. जैसे BSE NSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इन इंडिया द टू मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE. ये एक्सचेंजेस किस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं? सिक्योरिटी ट्रेडिंग, यानी जो आपके बॉन्ड से शेयर्स हैं उनसे सिक्योरिटी और कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं इकोनॉमी के लिए बेहतर तरीके से. कैपिटल मार्केट, द कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दैट डील्स विद लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स. तो कैपिटल मार्केट का बेसिकली काम क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग और जो फंड्स हैं उनको लेंड करने के काम में आता है. उसका बेसिक काम कैपिटल मार्केट्स का ये है. इट कंप्राइजेस द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. इन द प्राइमरी मार्केट कंपनीज इशूज न्यू सिक्योरिटी टू रेज कैपिटल, व्हाइल इन द सेकेंडरी मार्केट प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग इन्वेस्टर्स. देखिए अब कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हो गए, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. आप सबको पता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट IPO और FPO की तरह होता है. जैसे आपको पता है कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लाती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO होता है. फिर जब दोबारा वही कंपनी या जिसने ऑलरेडी पहली बार दे चुकी है उसके बाद अगर फिर से वो कंपनी को शेयर ला रही है तो उसको FPO बोलते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. उसी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी होता है. प्राइमरी सेकेंडरी वो है जिसमें पहली बार सिक्योरिटी जब कैपिटल रेस किया है तो उसके लिए, और सेकेंडरी क्या है जिसमें बार बार सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जा रही हैं. Money market. The money market is another vital segment of finance system focusing on short-term borrowing and lending of funds. कैपिटल मार्केट ने पढ़ा था लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए होता है और मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए. ठीक है, तो मनी मार्केट में कौन कौन होता है? बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं. इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट प्रोवाइड, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट्स. ये सब आपने पहले पढ़ रखा होगा और आगे हम इनको और डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक स्टैटिक बैंकिंग है, इसलिए मैं सबको आइडिया दे रहा हूँ. कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल पेपर्स हो गए, 5 लाख इसकी लिमिट हो गई,
डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के, 4, याद है वो कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब होता है उसके अंदर। रेगुलेटरी बॉडीज में आते हैं, तो क्या क्या रेगुलेटरी बॉडीज हैं? पहला तो आरबीआई हो गया। एज द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, द आरबीआई सर्व्स एज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी। तो आरबीआई सबसे मैंने हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। इट फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी, इशू करेंसी, रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज बैंक, मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आरबीआई के जितने फंक्शंस हैं वो इतनी सी लाइन में दे दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? करेंसी इशू करता है, सुपरवाइज करता है बैंक्स को, रेगुलेट करता है बैंक्स को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ध्यान रखता है, और एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी काम करता है। और हाँ, एक भी चीज़ और होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, साथ में ये गवर्नमेंट का भी बैंक माना जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए सारे काम ही करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज द, वैसे आप गवर्नमेंट में याद आया कि आपको पता है गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस किस प्लेटफॉर्म पर होते हैं? आप चाहे कमेंट कर सकते हैं, वैसे इसको ई कुबेर पर, जो कुबेर प्लेटफॉर्म है उस पर सारे के सारे गवर्नमेंट संबंधित ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये मतलब करंट अफेयर संबंधित है क्वेश्चन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द कैपिटल मार्केट इंडिया, आपको पता है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो इसका है, 1992 में बना था ये सेबी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर पार्टिसिपेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो आपका जितना भी ये शेयर मार्केट का काम है उन सबके लिए, या म्यूचुअल फंड्स के लिए, उन सबके लिए कौन है? सेबी एम। सेबी एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ये नहीं है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग एक चीज़ होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपेरेंट मार्केट को क्रिएट करता है, सब किसका काम है? सेबी का। कुल मिला के सेबी उनके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है स्टॉक्स के लिए, जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई, वैसे सेबी इनके लिए। अब इडाई पे आते हैं। इडाई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर समझ, जैसे आरबीआई बैंक्स के लिए, वैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, उनको रेगुलेट करता है, उनको कंप्लायंस करवाता है। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट टाइप, क्या क्या है अब ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, फॉरेन बैंक्स के लिए, इनके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? सीईटी यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट? 5.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। अच्छा, रिस्क वेटेड एसेट आपको एक आम भाषा वैसे पता होगा आपको क्या, लेकिन मैं एक आपको जनरल भाषा में बता देता हूँ। रिस्क वेटेड एसेट्स ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपने हाउस लोन किसी बैंक ने दिया है तो उसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, ठीक है, तो उस पर रिस्क कम है रिस्क उसमें भी, लेकिन उसमें रिस्क कम है, तो उसका रिस्क, तो उसको रिस्क वेटेड, आपको ये पता है ना कि जो हम लोन्स बांटते हैं, बैंक्स जो लोन देते हैं उनको एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, और जो हम डिपॉजिट अपने पास रखते हैं उसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो हम पहले समझ लें कि एसेट हो गया, अगर हमने किसी को हाउस लोन दिया सपोज 1 करोड़ रुपए का, अब उसको हमारा एसेट है। अब उस बैंक को जब वो एसेट है तो उसमें उससे एसोसिएटेड जो रिस्क है उसको हम रिस्क वेटेड एसेट बोलेंगे। तो हर एक लोन टाइप के लिए, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो आपके गोल्ड लोन हो या आपके क्रेडिट कार्ड्स हो, इन सब के लिए रिस्क डिफाइन है। तो जब आपके पास सिक्योरिटी होती है तो रिस्क कम होता है, जब सिक्योरिटी नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड्स, तो रिस्क ज़्यादा होता है। इसीलिए उसको रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से तोला जाता है, जिससे कि पूरा बैंक का सिस्टम जो है, हमें कितना रिस्क हम ले सकते हैं वो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है वो। तो कॉमन इक्विटी टियर 1 जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए? बेसिकली 5.5% ऑफ आरडब्ल्यू है। टियर 1 कैपिटल प्लस कितना हो गया आपका, प्लस एडिशनल टियर 1 कैपिटल, टोटल मिला के कितना? 7% ऑफ आरडब्ल्यू है। और तीसरा आपका क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब टियर 1 प्लस टियर 2 कितना? 9% ऑफ आरडब्ल्यू है। तो ये इसकी समझ लीजिए आप, CET1 5.5% होना चाहिए, टियर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? 7% होना चाहिए, और टोटल कितना होना चाहिए, मतलब टियर 1 प्लस टियर 2। जो टियर 1 है उसमें आपका CET1 भी जोड़ दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और जब आपका टोटल बताएगा तो उसमें टियर 2 भी जोड़ दिया, मतलब 9%, तो टोटल आपको 9% चाहिए। Common equity tier 1 capital primarily consists of common equity which is considered the highest quality capital with the most loss absorbing capacity। तो CET1 क्या होता है? जो हमने 5.5% ऑफ आरडब्ल्यू पढ़ा, वो होता है सबसे ज़्यादा लॉस अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी जिस फंड में है, वो है CET1, वो कैपिटल है, उसमें बेसिकली कॉमन इक्विटी आती है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कैपिटल यही होता है, मतलब इसमें अगर आपका जितना भी लॉस होगा इसको अब्जॉर्व कर लेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है इसके, मतलब इतना मजबूत पैसा होता है, ये समझिए इसको। फिर एडिशनल टियर 1 यानी 81 कैपिटल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव लॉस अब्सॉर्बिंग फीचर्स एंड कैन कन्वर्ट टू कॉमन इक्विटी व्हेन नीडेड, ठीक है, इनके अंदर भी लॉस अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, और जब भी चाहे तो इनको कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है, ये 81 की खासियत है। टियर 2 कैपिटल इंक्लूड सब ऑर्डिनरी डेब्ट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट विद स्पेसिफिक लॉस अब्सॉर्बिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। टियर 2 में भी लॉस अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है, लेकिन टियर 1 और CET1 और एडिशनल टियर 1 से कम है।
Subordinate debt refers to a type of loan or bond that rank lower in priority compared to other debts in case of bankruptcy or liquidation. Subordinate debt का मतलब क्या होता है? ऐसे लोन और बॉन्ड जो कि आपके नॉर्मल अगर बैंक्रप्सी या लिक्विडेशन का नंबर आता है तो जो नॉर्मल प्रायोरिटी कंपेयर जो होते हैं लोन्स उनसे नीचे इनकी रैंकिंग आती है, ठीक है, ये टियर 2 के लिए होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है कैपिटल की? CET1 इनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी 5.5% ऑफ RWA थी, इनका CET1 3.5% है, उनका टियर 1 7% है, इनका 4.5 है, और टोटल कैपिटल कितना है? 9%। दो उनका भी 9% था, यहाँ भी 9% है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का याद कर लीजिए, CET1 कितना रिक्वायरमेंट है? 7.375% ऑफ RWA। टियर 1 कितना है? 9.875। टोटल कितना हो गया? 15%। देखिए ये अब जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया तो इसमें हम लोग ज़्यादा छूट नहीं दे सकती RBI, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखा है। कल को अगर ये फेल हो तो पब्लिक का पैसा डूबना नहीं चाहिए, ठीक है। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेम है, देखिए ये देखिए दोनों का सेम है, आप याद कर लीजिए इसको। 7.375, 9.875 और 15%, ठीक है। 5.5 उधर था, उसके बाद 7 था, फिर 9 था, और इसमें कोऑपरेटिव में कितना आ गया था? 3.5, 7 और 9, ठीक है। मिनिमम इनिशियल पेडअप कैपिटल कितनी कितनी है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए ₹5 लाख, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए ₹200 करोड़, और पेमेंट बैंक के लिए ₹100 करोड़। इसमें आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा देख करके कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का इतना कम क्यों? ये सही लिखा है, ₹5 लाख ही होता है, क्योंकि ये शेड्यूल 2 वाले बैंक्स की बात हो रही है जो RBI 1934 के हिसाब से किए गए थे, तो ये 5 लाख ही है, इसको इतना ही रखिएगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ और पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़, ठीक है। As per the guidelines, the initial minimum paid up capital voting equity capital for a universal bank should be 500 करोड़। बाकी यूनिवर्सल बैंक्स के लिए कितना है? 500 करोड़। A universal bank is a bank that combines the 3 main services of banking under one roof। तो बैंकिंग सर्विसेज रिलेटेड 3 जो सर्विसेज हैं कौन कौन सी? होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को मिला के इन तीनों को जो प्रोवाइड करता है उसको यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। इसके लिए कितना है? 500 करोड़ रिक्वायरमेंट है। इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिजायरस ऑफ वॉलंटरी ट्रांजिशनिंग into SFBs यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, द इनिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्थ इज ₹100 करोड़ विच विल हैव टू बी इंक्रीज टू ₹200 करोड़ विद इन 5 ईयर्स। मान लीजिए कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुद को बदलना चाहता है वॉलंटरीली, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 करोड़ है, लेकिन उसको अगले 5 साल के अंदर अंदर 200 करोड़ करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब आते हैं PSL पर। PSL क्या है? 5 प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग जो उसमें 8 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। ये 8 सेक्टर्स होते हैं, ये अक्सर इनमें से पूछ लिया जाता है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एग्जाम क्या, जैसे कि जिसमें से कौन से हटा देंगे आप? RRB और SFBs और फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस अबव। ये सारा इनका टारगेट दिया है, PSL टारगेट कितना कितना होता है। तो जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स होते हैं RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को हटाकर, साथ ही जिनकी फॉरेन बैंक है जिनकी ब्रांचेस 20 से अधिक हैं, उनका टारगेट कितना होता है? 40% ऑफ ANBC और CEOB विच एवर इज हाई। ANBC क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है। और CEOB क्या होता है? क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है। क्रेडिट तो ये कुल मिला के 40% से ऊपर होना चाहिए इनका PSL जो जितना लोन देंगे। जिन फॉरेन बैंक्स का 20% से कम ब्रांचेस हैं उनका कितना? उनका भी 40% है। RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका कितना होता है? 75%, ठीक है, ये ध्यान कर लीजिए। तो बेसिकली डोमेस्टिक बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, इन सबका हो गया आपका 40% और RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक का हो गया आपका 75%। रिवाइज PSL टारगेट कितने हैं अर्बन कोऑपरेटिव के लिए? 31 मार्च 2024 तक थे इनके ओवरऑल 60% ऑफ ENBC ने बताया आपको एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है। और ये COB क्या है? ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद उसका ओवरऑल 60% है 31 मार्च 24 तक। 31 मार्च 25 तक कितना है? 65, और 31 मार्च 26 तक क्या है? 75%। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आप डेट के हिसाब से, अगर ऑप्शन हमेशा डेट के हिसाब से ही आएगा इसमें, तो 24, 25, 26, 60, 65, 75, ये ध्यान कर लीजिए, धीमे धीमे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कंपेयर किया किसमें? RRB में और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में। ये कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ओवरऑल। अब एक कंपैरिजन जो है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। With this we have come to an end. Please like, share, subscribe to the channel, and thank you for watching. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section or send a mail or ask on Telegram. Thank you so much.